साल 2017 की बात है। एक गाँव में शादी होती है। बिहार का गाँव होता है। वहाँ पर एक शादी में एक बहुत ही खूबसूरत महिला अपने छोटे बच्चे के साथ आई हुई थी। बच्चा क्योंकि शादी में काफ़ी परेशान कर रहा था, तो वो महिला वहाँ अकेली थी और उसे आस-पास कोई नज़र नहीं आ रहा था, जिससे वो मदद माँग सके, और बच्चा उसे खाने-पीने में बहुत परेशानी दे रहा था, अक्सर जो बच्चे करते हैं। तो उस महिला ने वहाँ पास में खड़े एक लड़के से मदद माँगी, और उस बच्चे की उम्र करीबन 15-16 साल का वह लड़का था, और उसने कुछ मदद हेल्प माँगी बच्चे को पकड़ने, और उसे कुछ काम के लिए कहा। इस पर वो जो लड़का था वो उससे उसकी मदद करने लगा। पास खड़ा उस लड़के का बचपन का दोस्त ये सब देख रहा था, और उस औरत के इधर-उधर होने पर वो दोस्त जो था, जो अमूमन लड़के-लड़कियाँ अपने हम उम्र को, अपने दोस्तों को जिस तरीके से चिढ़ाया करते हैं, इस तरीके से वह उसे छेड़ने लगा कि क्या हुआ, क्या कह रही थी? तो वो दोनों मस्ती में बातें करने लगते हैं कि अगर तुम्हारा इसके साथ आगे कुछ होता है, तो तुम मुझे मत भूल जाना, मैं तो तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। इस तरह की बातें जो कि बिल्कुल गलत थी, मगर एक उम्र में बच्चे अक्सर करते हैं, और इस तरह की बातें उन दोनों दोस्तों के बीच में होती है। और मदद के बाद कहीं न कहीं उन दोनों की मज़ाक में कही हुई बात एक सच्चाई की ओर जाती है, और उस महिला जिसकी उम्र 30-31 साल की आज की डेट पे है, उस समय उसकी उम्र तकरीबन रही होगी 25-26 साल, और वो लड़का उस समय उस महिला से 10 साल 9-10 साल उम्र में छोटा था। वो दोनों लड़के ही उस महिला से उम्र में 9-10 साल छोटे थे। उसके साथ उनकी दोस्ती हो जाती है, और बाद में वो लोग मिलने लगते, स्पेशली पहला लड़का जिसका नाम रितेश था, वो लोग उससे मिलने लगते हैं। और मिलने के बाद उसकी दोस्ती ऋषभ, जो कि दूसरा दोस्त जो उसे छेड़ रहा था, उससे भी हो जाती है, और इस तरीके से वो दोनों उन तीनों का साथ में अफ़ेयर होने लगता है, और काफ़ी साल तक ये अफ़ेयर चलता है, और इस बात की भनक किसी को भी बहुत समय तक नहीं होती है। और इस मज़ाक-मज़ाक में की गई बात, या इस मज़ाक-मज़ाक में किए गए अफ़ेयर आखिर इन तीनों को कितना भारी पड़ने वाला है, इसकी कल्पना भी ये तीनों ने नहीं की होगी। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक एरिया मोतिहारी के बारे में। 18 नवंबर 2023 को मोतिहारी से ही करीबन 1.5 से 2 घंटे लगा हुआ नेपाल बॉर्डर है, और वहीं का एक एरिया है चितवन। और और ये बिहार का मोतिहारी में ज़्यादा दूरी नहीं है तय करने के लिए, मगर यह जो नेपाल है, वहाँ के चितवन में राहगीरों को बोरियाँ दिखती हैं। उन्हें लगता है उसके अंदर किसी का सामान वगैरह कुछ गिर चुका है, और राहगीर आपस में बहस करने लगते हैं कि इस सामान के कितने हिस्से होंगे, किसने पहले देखा, किसने बाद में देखा। और इसी बहस के बीच जब एक राहगीर उस पहली बोरी को खोल कर देखता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई कीमती या सामान या कुछ और नहीं, बल्कि एक शादीशुदा महिला की लाश थी। और इतना देखते ही वो लोग घबराकर वहाँ की नेपाल की लोकल पुलिस को कॉल करते हैं, और पुलिस का कॉल आने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुँचती है, तो पास पड़ी दूसरी बोरी को भी खोला जाता है, तो उसमें से एक लड़के की लाश निकलती है। दोनों की लाशों को पुलिस अपने कब्जे में करने के बाद उनकी तलाश चालू करती है कि ये दोनों लाशें यहाँ आई कैसे, और ये कौन लोग हैं। इस पर पुलिस के पास कोई लीड नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि ये उनके एरिया का नहीं थे। ये कहाँ से आए थे, इन्हें यहाँ कौन फेंक कर गया, ये पुलिस के लिए वाक़ई में एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ था। काफ़ी दिनों तक खोजबीन के बाद वो जब सीसीटीवी कैमरास खंगालते हैं कि इस रूट और कहाँ से ये लोग आए हैं, तो उन्हें एक व्यक्ति अपने साइकिल पर इन बोरियों को लाता और फेंकता हुआ नज़र आता है, लेकिन चेहरा कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। तभी पुलिस वालों की नज़र उस व्यक्ति के पास थैले पे पड़ती है, जो उसके साइकिल पर होती है, और उस थैले पे एक दुकान का नाम और वहाँ का एड्रेस होता है। उस एड्रेस के ज़रिए पुलिस उस दुकान और उस एरिया में पहुँच जाती है, जो कि बिहार मोतिहारी का होता है, जहाँ के ये दोनों युवक और ये महिला होते हैं। जब पुलिस अब वहाँ के मोतिहारी की पुलिस को कांटेक्ट करती है और उनसे पूछती है कि ये दोनों लाशें हमें मिली है, और सस्पेक्ट के पास हमें एक थैला मिला था जिस पर जो दुकान था वो इसी आपके ही एरिया के अंदर आता है। तो इस पर पुलिस जब फोटोग्राफ्स देखती है, तो उनके होश उड़ जाते हैं कि जिनको हम इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं, या जिस पर इतनी चर्चा यहाँ चल रही है, वो नेपाल में कैसे पाए गए, वो भी मृत हालत में। इस पर पुलिस बताती है कि उस महिला की उम्र 30
20 से 31 साल है और उस युवक की उम्र 20 से 21 साल है। इस पर इन दोनों की पुलिस पहले से तलाश कर ही रही थी। तकरीबन 23-24 अक्टूबर के आसपास जो दूसरा दोस्त होता है रितेश, वो अपने घर से गायब हुआ होता है और गायब होने के बाद उसके पिता जो है 2-4 दिन उसे खोजने के बाद जब वो नहीं मिलता तो 30 अक्टूबर 2023 को उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई हुई थी रितेश की कि वो गायब हो चुका है। जब पुलिस ने उनसे डिटेल में जानना चाहा कि उन्हें किसी पर शक है तो ताज्जुब की बात होती है कि वह उस अपने बेटे के बेस्ट फ्रेंड के ऊपर शक जाहिर करते हैं और कहते हैं कि इस ऋषभ की आदतें ठीक नहीं हैं। इसका अपनी उम्र से 10 साल बड़ी महिला के साथ जिसका नाम संजू देवी होता है, उस जो सुगांव की रहने वाली होती है, उससे नाजायज संबंध है, अफेयर है और इसी ने मेरे बेटे को कहीं गायब किया है। अब जब पुलिस को 2 लाशें मिल चुकी थी जिसमें संजू देवी स्वयं थी और एक लड़का था जो उसकी पहचान ऋषभ के तौर पर हो जाती है, तो पुलिस अब समझ नहीं पा रही थी कि हम जिस पर शक कर रहे थे गायब करने के नाम से रितेश को गायब कर दिया गया है ऋषभ ने और संजू देवी ने, तो उन दोनों की तो लाशें मिल चुकी थी। तो अब रितेश पर शक किया जाए इसकी ज्यादा चांसेस बन रही थी कि रितेश गायब होने के बाद इनको मार डाला और अब खुद कहीं छुप कर बैठा है। इस पर रितेश के पिता का दिमाग बहुत ज्यादा घूम जाता है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो तो अपने बेटे को ढूंढ रहे थे और ऋषभ पर शक जाहिर कर रहे थे। यहाँ ऋषभ की लाश मिलने पर उनके बेटे को ही कातिल ठहराया जा रहा है और उस रितेश का कोई अता पता चल नहीं रहा था। तो इस पर लोगों को भी यही लग रहा था कि वो कहीं छुप कर बैठा हुआ है, उसने ही किसी जलन में खुन्नस में आकर और अपने बेस्ट फ्रेंड को और उसकी प्रेमिका जो कि रितेश की भी प्रेमिका थी संजू देवी उर्फ अस्मिता, उसको मार डाला है। इस पर एक और नाम सामने आता है। जब डिटेल्स पे छानबीन की जाती है तो नाम सामने आता है अखिलेश भगत का, जो कि संजू देवी का पति था। इन दोनों के 2 बेटे हैं और इसके बाद अब अखिलेश के ऊपर नजर रखी जाती है तो पता चलता है कि अखिलेश अपने गांव में नहीं है और वो बहुत दिनों से दिखा नहीं है। तो इस पर शक थोड़ा बहुत अखिलेश पर भी जाता है और रितेश की तो लगातार तलाश की ही जा रही थी। इस पर अखिलेश की तलाश करते करते 2 जनवरी 2024 आ जाता है। 18 नवंबर को उन दोनों की बॉडी मिली थी, ऋषभ और संजू देवी की, नेपाल से, चितवन से। और अब 2 जनवरी 2024 आ जाता है और इस पर अखिलेश को कहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो जहां भी छुप कर बैठा था। और इस पर सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो रितेश अपने मुंह जुबानी जो कहानी बयां करता है, इससे रितेश कहाँ है, ऋषभ और संजू देवी को किसने मारा और अखिलेश का इन सब में क्या सीन है और वो छुपा हुआ क्यों था, ये सारी बातें खुलकर सामने आती है। अखिलेश बताता है कि उसकी 2013 में शादी हुई थी संजू देवी से उर्फ अस्मिता से। शादी काफी ठीक ठाक चल रही थी। कुछ वक्त के बाद उनके यहाँ एक और दूसरे दोनों बेटे होते हैं। उन दोनों बेटों के जन्म से भी तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था। तकरीबन 6 साल पहले जब उनका एक ही बेटा था, 2017-18 के आसपास, वो अपने मामा के किसी रिश्तेदार की शादी में गई हुई थी और उसी शादी से जहां इसकी ऋषभ और फिर उसी के दोस्त रितेश से मुलाकात हुई थी। इस बात की खबर कई सालों तक तकरीबन 5-6 सालों तक अखिलेश को नहीं थी। हल्का फुल्का शक था मगर उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी का उससे ही 10 साल छोटे में 2 लड़कों के साथ अफेयर है और उसी बीच उसका दूसरा बेटा भी था। दोनों बेटों की उम्र भी लगभग कम ही थी, छोटे ही है उम्र में वो दोनों बच्चे। और उसने बताया कि 6 साल पहले जब वो वहां मिले उसके बाद से इनका अफेयर चल रहा था। इस पर रितेश और ऋषभ का जब साथ में चल रहा था तो ऋषभ को थोड़ी सी जलन होने लगी। दोनों दोस्तों में फूट पड़ गई क्योंकि उनकी उम्र भी काफी कम थी और उन्होंने सोचा नहीं था कि ये बात इतनी भारी पड़ेगी उन तीनों को। तो इस पर ऋषभ को जलन जब होने लगी तो ऋषभ ने जलन के मारे जाकर उनको बता दिया अखिलेश जी को कि आपकी पत्नी का रितेश के साथ अफेयर चल रहा है, वो शादी से ये सब चालू हुआ है, रितेश मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसने अपने बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया। इस पर पत्नी ने इनकार करते हुए कहा कि मेरा कोई अफेयर नहीं है, बल्कि मुझे परेशान करता है रितेश, मेरा पीछा करता है, मेरा ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। उसने अपना पल्ला झाड़ा और ऋषभ ने भी उसकी बातों में हाँ किया क्योंकि उसे तो एट लास्ट रितेश को ही बीच में से हटाना था, ऐसे नहीं तो वैसे। वो भी उस बात पर मान गया। ऋषभ ने कहा अखिलेश को कि हाँ ये उसे परेशान कर सकता है, हो सकता है ये वैसा ही है। इस तरीके से उसने भी साथ दिया और अखिलेश भी अपनी पत्नी और उस शुभचिंतक
तौर पर जो ऋषभ उसके पास आया था, उसकी बात मानकर एक प्लानिंग की और अपने एक दोस्त विनय के साथ अखिलेश, संजू और ऋषभ रितेश को किसी बहाने से बुलाते हैं 23 अक्टूबर 2023, जिस दिन से वह गायब था, और एक डेरा नाम का इलाका है वहीं आसपास, वहां पर उसे बुलाते हैं। पहले तो बातों में उसे उलझाए रखते हैं, और जैसे ही ऋषभ इशारा करता है अखिलेश को, संजू के पति को, तो वो अपने गमछे से, जो एक नैपकिन जैसा वो यूज करता था, उससे उसने उसका गला घोंटकर उसका मर्डर कर दिया। और उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसी गड्ढे में उसे दफना दिया, जिसका पता पुलिस को अभी तक नहीं चलता। अगर ये अखिलेश के ऊपर उनका शक नहीं जाता और ये सारी बातें सामने नहीं आती, क्योंकि पुलिस तो रितेश को ही फरार समझकर कातिल समझ रही थी कि उसने ही उन दोनों को मारा है। मगर सच्चाई यह थी कि रितेश सबसे पहले इस हमले का शिकार हुआ था, और रितेश को उन दोनों ऋषभ, संजू देवी की मौजूदगी में अखिलेश और उसका दोस्त विनय भी वहां मौजूद था, उन चारों पांचों की मौजूदगी में उसे मार डाल के गड्ढे में डाल दिया गया था। तो तकरीबन एक हफ्ते के बाद ये जो संजू देवी होती है और ऋषभ होते हैं, इनका भी अफेयर है, और इसने ये सारी कहानी झूठी गढ़ी थी। रितेश कभी उसे परेशान नहीं बल्कि सच बोल रहा था, ऋषभ तो सच ही बोल रहा था, मगर उसने अपने आप को बचाने के लिए रितेश के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी हत्या करवा दी। और अब जो इनका सच में अफेयर था, ये छुपाए नहीं छुपा, और एक हफ्ते के बाद ये लोग कहीं चले जाते हैं, और कुछ लोग उन्हें बताते हैं संजू देवी और ऋषभ की नेपाल की ओर गए हैं। तो अखिलेश गुस्से में उसे खोजने निकलता है। तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता तय कर चुके थे, नेपाल के किसी एरिया में वो लोग पहुंच गए थे, और वहां पर अखिलेश ने ऋषभ और संजू देवी को साथ में देख लिया, और उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था। और ये मैंने, अगर रितेश की गलती है, रितेश का भी अफेयर था, तो इन दोनों की भी गलती है, तो अकेली सजा रितेश को क्यों मिलनी चाहिए? इस तरीके की बातें अखिलेश के दिमाग में आती हैं, और वह उनको जाहिर नहीं होने देता है कि वो सच जान चुका है। वो अनजान बना रहता है और पहले की तरह उनके साथ आना जाना करता है और नॉर्मल बिहेव करता है। फिर कुछ दिन के बाद मौका पाते ही 17-18 नवंबर के आसपास, जब वो तीनों घर पर होते हैं, उनको नहीं पता था कि अखिलेश को सारी बातें पता है, तो वो लोग नॉर्मल की तरह उसके सामने एक्टिंग किया करते थे और पीठ पीछे मिला करते थे। इस पर अखिलेश ने मौका पाते ही, जब ऋषभ जो है वो आंगन में कुछ कर रहा था, काम कर रहा था, पीछे से जाकर उसने उसका संभलने का मौका नहीं दिया और उसी गमछे से उसका भी गला घोंटकर उसे मार डाला। ये सारा दृश्य संजू देवी देख लेती है और वो अपने आप को बचाने के लिए भागने लगती है। तो उसने भी अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसे संजू देवी को उसने बहुत देर तक रोकने की कोशिश की, लेकिन जब संजू देवी काबू से बाहर हो गई तो उसने संजू का भी गला घोंटकर मर्डर कर दिया और उन दोनों को बोरे में डालकर नेपाल के चितवन एरिया में फेंक कर आया। और उसके पास रखे थैले से उन दोनों की लोकेशन ट्रेस हुई कि वो दोनों कहाँ से बिलोंग करते थे। और इस तरीके से तीनों की हत्या अखिलेश भगत ने की। और अखिलेश भगत, यहाँ पर गलती अखिलेश भगत की नहीं थी, मगर उसे हिंसा का चुनाव नहीं करना था। उसने पहले रितेश को बिना पूरी बात जाने रितेश की हत्या की। रितेश की हत्या में उसका साथ उन दोनों ने भी दिया और आखिरकार उन दोनों की भी हत्या हो जाती है। ये छोटी सी गलती तीनों को बहुत भारी पड़ती है, और इन तीनों और इन अखिलेश और इन तीनों की आपस की इस गलतियों में उन दोनों बच्चों का भविष्य अब अंधकार में जा चुका है, क्योंकि उनकी मां की हत्या हो चुकी है और पिता पर 3 हत्याओं का आरोप है। बाद में रितेश की लाश को बरामद कर लिया जाता है। उसके पिता को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिस बेटे को वो गायब समझ रहे थे, फिर कुछ देर के बाद हत्यारा समझ रहे थे, दरअसल उसकी मौत तो 23 अक्टूबर को ही कर दी गई थी और वह कब से वहां दफन था। इस पर माहौल वो काफी गंभीर हो जाता है और अब वह हिरासत में है, उनका मुजरिम। और यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान संजू देवी और उनके बच्चों का होता है, क्योंकि इसमें उन मासूमों की कोई गलती नहीं थी। गलती संजू देवी की थी, गलती उन दोनों युवकों की थी जिन्होंने इस तरीके का कृत्य किया। संजू देवी ने अपने छोटे उम्र के लोगों के साथ रिश्ता रखा, बाद में उसे डिनाई करके उसने एक रितेश की पहले जान लेवाई, उसके बाद खुद की भी जान गंवा बैठी, साथ में ऋषभ भी अब इस दुनिया में नहीं है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को भी परेशान करना या गलत ठहराना नहीं है, केवल आपको जागरूक करना है कि गुस्से में लिया हुआ निर्णय अक्सर गलत ही होता है। हमको सामाजिक तरीके से चलना चाहिए और अपने आप कानून को अपने हाथ में कभी नहीं लेना चाहिए। नमस्कार।